हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 27 और 28 मार्च 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है आपने जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 27 और 28 मार्च 2022 का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चे यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। तो आपने याद रखना है, ये पूरा डाटा जो है वो 2020 से लेके 21 तक का इकट्ठा किया गया। ये है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। इसको कौन सी संस्था जो है वो पब्लिश करती है? ये है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको हर साल पब्लिश करती है। और ये कौन सा एडिशन है? दूसरा एडिशन है। और अगर आप पहले एडिशन की बात करोगे, उसमें भी स्टेट ने टॉप किया था। सेकंड एडिशन मतलब इस एडिशन में भी इसी स्टेट ने टॉप किया है। और वो स्टेट कौन सी है? गुजरात। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। मतलब आप कह सकते हो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में चार चीजों को बेसिकली आंका जाता है कि किस तरह से एक्सपोर्ट को किया है। अगर आप ओवरऑल देखोगे कि एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट से स्टेट ने हासिल की है। और वैसे भी अगर आप गुजरात की बात करोगे तो पूरे देश का ऑलमोस्ट 21% एक्सपोर्ट जो है वो केवल गुजरात करता है। तो 2020-21 के डाटा के अकॉर्डिंग ये रिवील किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीति आयोग की तरफ से सेकंड एडिशन इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का रिलीज किया गया। और ये दूसरा एडिशन है। पहले एडिशन में भी गुजरात टॉप पे था, लेकिन नीति आयोग ने साथ में मदद कौन सी संस्था की ली है? ये है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। दोनों ने मिलकर इस इंडेक्स को रिलीज किया है। और ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, ये एक डाटा ड्रिवन इनिशिएटिव है, जिसमें आप कह सकते हो वो एरियाज ढूंढे जाते हैं जहां पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मतलब हमारे देश में वो क्षमता है कि हम उस चीज का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है। तो इस एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स के अंदर जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को आंका जाता है। इसके चार मेजर पिलर्स हैं। चार मेजर पिलर्स जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसमें पॉलिसी मेकिंग को लेके देखा जाता है, बिजनेस इकोसिस्टम कितना अच्छा है कि लोग वहां पे बिजनेस करना चाहते हैं, वहां से एक्सपोर्ट करेंगे। फिर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम देखा जाता है कि सरकार क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है। और फिर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखी जाती है कि कौन सी स्टेट में सबसे अच्छा जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और इसके 11 सब पिलर्स भी हैं। ऐसा सच आपको सारे पिलर्स याद करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ याद रखना है कि 4 मेजर पिलर्स हैं और 11 जो है वो आप कह सकते हो सब पिलर्स हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो सेकंड एडिशन है इसका, ये पूरा का पूरा एनालाइज करता है, पूरा का पूरा जांचता है कि कौन सी स्टेट ने कितना अचीव किया है। इवन जो बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिसने कम अचीव किया है, वो भी देख सकते हैं कि कहां पे उनके ड्रॉबैक्स रह चुके हैं, और वो सीख भी सकते हैं दूसरी स्टेट से। और अगली बार जो है वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी स्टेट के अंदर बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट जो है वो करने की क्षमता जो है वो पैदा कर सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे हमारा 2022 ऑलरेडी कह चुका है कि हम $400 बिलियन का जो हमने एक्सपोर्ट का टारगेट रखा था वो हम 75% तक अचीव कर चुके हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे का सरकार का डाटा है। लेकिन हमने कुछ ही दिन पहले न्यूज किया है कि हम $400 बिलियन का टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। 9 दिन पहले ही हम इसको क्या कर चुके हैं? अचीव कर चुके हैं। तो आपने याद रखना है कि टॉप 6 स्टेट्स हैं दोस्तों जो 75% देश का एक्सपोर्ट करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसके अंदर तमिलनाडु है, तेलंगाना है, और साथ ही साथ आप देखोगे इसमें हरियाणा है, कर्नाटका है। ज्यादातर साउथ इंडियन स्टेट हैं आप कह सकते हो, क्योंकि वहां पे कोस्टल है, पानी के साथ लगता है, तो जिसके कारण शिप से भी जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए साउथ इंडियन स्टेट जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन आपने याद रखना है अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जैसे इसमें 4 कैटेगरीज हैं। एक कोस्टल है, मतलब जो स्टेट्स पानी के साथ लग रही है। एक लैंडलॉक्ड है, मतलब पानी के साथ नहीं लग रही है। एक हमारे पास यूनियन टेरिटरी की श्रेणी है। एक हमारे पास जो है वो हिली एरियाज की श्रेणी है। तो अगर आप कोस्टल में देखोगे तो किसने टॉप किया? गुजरात ने। अगर आप लैंडलॉक्ड के अंदर देखोगे तो किसने टॉप किया? हरियाणा ने। अगर आप यूनियन टेरिटरी में देखोगे तो दिल्ली ने टॉप किया है। हिलीज के अंदर देखोगे तो उत्तराखंड ने टॉप किया है। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज आप याद रखोगे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करें यार, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ, ताकि एक फ्लोटिंग डॉक बनाया जा सके, एक बंदरगाह जो है वो बनाई जा सके, जहां पे जो वॉरशिप्स हैं उनकी सर्विसेज हो सके, उनकी रिपेयर हो सके। और ये कंट्री है श्रीलंका। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा।
तो आप देख सकते हो एक फ्लोटिंग डॉक जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा कहाँ पे, त्रिंकामोले नवल डॉकयार्ड के आसपास श्रीलंका के अंदर, और 30 महीने में ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो तैयार करके देगा। और इसमें जो पैसा है वो कौन इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये फ्लोटिंग जो डॉक्स होते हैं, जो ये छोटी छोटी बंदरगाहें होती हैं जो पानी के ऊपर बनाई जाती हैं, ये इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि जो वॉरशिप्स हैं उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर्स हो सके, वहां पे आके वो रोक सकती हैं, वहां पे रिपेयर करवा सकते हैं, अपने वॉरशिप रिपेयर हो सकते हैं, जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी जो है वो सर्विसेज के अंदर इंप्रूव होती है। क्योंकि श्रीलंका के पास ऐसे नहीं है कि डॉक्स नहीं है, लेकिन उनके पास ड्राई डॉक्स ज्यादा हैं, मतलब समुद्र के किनारे पे जो हैं वो ज्यादा हैं, जिसके कारण वो सिर्फ छोटी शिप्स को ही रिपेयर कर सकते हैं या छोटी किश्तियों को ही रिपेयर किया जा सकता है जिनका वेट जो है वो 350 टन से कम कम है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो श्रीलंका के पास ऐसी सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इससे आने वाले 2 साल में जो है ये उपलब्ध होने की क्षमता श्रीलंका के पास आ जाएगी। तो श्रीलंका को ये क्षमता कौन प्रोवाइड करेगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड प्रोवाइड करेगा, याद रखना है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, भारत भूषण नागपाल, भारत भूषण नागपाल। और श्रीलंका की कैपिटल एक कोलंबो है, एक श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है, याद रखोगे, और एक प्रेसिडेंट यहाँ के गोताबाया राजपक्षा जी हैं, और करेंसी श्रीलंकन रूपी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टाई अप किया है कि हम एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करने वाले हैं, ताकि ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो पुराने तरीकों से तैयार होने वाली मेडिसिन जिसमें आयुर्वेदिक भी होंगी, तो ये सारी मेडिसिन का एक सेंटर बनाया जाएगा ताकि वर्ल्ड लेवल पे आके लोग वहां पे ठीक हो सकते हैं। और ये सेंटर बनाया जा रहा है दोस्तों गुजरात के अंदर, और कहाँ पे बनाया जा रहा है, जामनगर के अंदर। तो याद रखना है कहाँ पे बनेगा, गुजरात में। स्टेट भी याद रखें, एग्जैक्ट प्लेस भी याद रखें, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत ज्यादा असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड भी कर रहा है। और जामनगर जो है वो एक ऐसा हब बनने जा रहा है जहां पे आप कह सकते हो कि अलग अलग रीजन से जो लोग आएंगे वो वहां पे आके ठीक हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रीजन से आके सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो जामनगर में करवाया जा सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर 250 मिलियन यूएसडी जो है वो इन्वेस्ट भी कर रही है। तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है आप कह सकते हो एंशिएंट प्रैक्टिसेस से जुड़ी हुई है, जैसे कि हमारे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो वेद लिखे हुए हैं, तो उनसे लेके जो है वो हम इस पूरे टेक्सचर को बनाएंगे ताकि इस तरह से लोग जो है वो ठीक हो सके। जैसे एक्यूपंक्चर है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हर्बल मिक्सचर है, जड़ी बूटियों का यूज करके, या पुराने मेथड्स का, मसाज का यूज करके हम क्या करेंगे, लोगों को सस्टेनेबल हेल्थ और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। और वैसे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स कर रहा है कि हम ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज बढ़ाएं। लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटेजी 2014 से लेकर 2023 तक, मतलब 2023 तक हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज जो है वो बढ़ाना है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से इस सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो देखरेख करेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होगी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव फिर क्लियर हो रहा है कि पॉलिसीज डेवलप करनी है ट्रेडिशनल मेडिसिन से लेके, प्लान्स बनाने हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके, ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो हो सके और एक हेल्दियर इन्वायरमेंट जो है वो तैयार किया जा सके। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखने, टेड रॉस जो है वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर या आप कह सकते हो डायरेक्टर जनरल है। हेडक्वार्टर जो है वो इसका जनेवा में है, और इसकी स्थापना कौन से ईयर में हुई थी, 1948 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंपनी विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट डिफेंस फंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया का पहला डिफेंस फंड बनाया जा रहा है। डिफेंस फंड का मतलब इसके अंदर सिर्फ डिफेंस कंपनीज ही होंगी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उन कंपनीज के अंदर तो आप इस डिफेंस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये बनाया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, याद रखें, बी इसका आंसर होगा। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जिसमें डिफेंस या अलाइड सेक्टर कंपनी जो इसमें आ जाएंगी, जो डिफेंस से जुड़ी हुई हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे कि आप कह सकते हो एरोस्पेस है, एक्सप्लोसिव बनाती है कोई कंपनी, शिप बिल्डिंग का काम करते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं, तो उनको एक जगह पे ले आएंगे और वो हो जाएगा डिफेंस फंड, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और ये साथ में आप कह सकते हो कि जो निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड टोटल रिटर्न्स इंडेक्स है उसी के अंदर इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया, एचडीएफसी ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एक स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रखें। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी इंडियन नेवल शिप है जिसको एक ऑनर दिया गया है प्रेसिडेंट की तरफ से, और वो ऑनर है प्रेसिडेंट कलर। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कलर जो है वो खास करके उस जगह पे दिया जाता है या उसको दिया जाता है जिसने वॉर या पीस के टाइम पीरियड पे, वॉर या पीस के टाइम पीरियड पे देश की सर्विसेज की हो, और ये है आईएनएस वलसूरा। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो आप देख सकते हो रामनाथ कोविंद जी ने जो है प्रेसिडेंट कलर जो है वो आईएनएस वलसूरा को प्रेजेंट किया। तो प्रेसिडेंट कलर जो है वो मिलिट्री यूनिट को प्रेजेंट किया जाता है उनकी आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए देश के लिए, चाहे वो पीस के टाइम पीरियड पे हो, चाहे कोई लड़ाई के टाइम पीरियड पे उसने सर्विस प्रोवाइड की हो।
और INS वलसूरा जो है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप कह सकते हो ट्रेन ऑफिसर्स को ट्रेन किया है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडियन नेवी को, कोस्ट गार्ड को या फॉरेन कंट्रीज के अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक वेपन से रिलेटेड हो या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। लेकिन आपने एक बात और याद रखनी है, जो हमारी इंडियन नेवी है दोस्तों, तीनों सेनाओं में से, तीनों इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में से इंडियन नेवी ऐसी पहली है जिसको प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ से, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे 1951 में। और जो वलसूरा आप देख रहे हो ये नाम, ये दो शब्दों से मिलके बना है। ये तमिल के दो शब्द हैं जिसका एक का वाल है और एक हमारे पास कौन सा है, सुरा। वाल का मतलब क्या होता है, स्वॉर्ड, तलवार, और सुरा का मतलब क्या होता है, शार्क, मतलब तलवार जैसी तीखी। शार्क जो मतलब बेसिकली अपनी चोंच के लिए जानी जाती है, तो इसलिए याद रखना है, इसको कहते हैं स्वॉर्ड शार्क। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has become the official sponsor of International Football Federation World Cup कतर 2022? तो आपको पता है कि फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो कतर होस्ट कर रहा है 2022 में। तो उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है वो किसको घोषित किया गया है, और ये हमारे पास एक बहुत ही फेमस एजू टेक्नोलॉजिकल कंपनी जिसका नाम है बाइजू, इंडिया का लीडिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसको ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का। तो आप देख सकते हो इस पार्टनरशिप के तहत बाइजू जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का एम्बेलम है, चाहे उसकी कोई भी चीज है, उसके लिए प्रमोशन करेगा, कनेक्ट करेगा लोगों को फुटबॉल के साथ, और आप कह सकते हो फीफा वर्ल्ड कप को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रमोट किया जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 21 नवंबर को स्टार्ट होगा, 18 दिसंबर को खत्म होगा। और कहाँ पे खेले जाने वाला है, 2022 का कतर के अंदर खेले जाने वाला है। और आपने ये भी याद रखना है, ये ऐसा दूसरा कंट्री बन चुका है, इस बार कतर ऐसा दूसरा कंट्री बन चुका है 2022 में जो एशिया की तरफ से पूरे एशिया में दूसरी बार जो है फीफा को होस्ट कर रहा है। और इससे पहले आप कह सकते हो एशियन सॉइल पे इससे पहले 2002 में एक एडिशन खेला गया था साउथ कोरिया में और जापान के अंदर, को होस्ट किया था दोनों कंट्रीज ने। लेकिन ये दूसरी बार हो रहा है कि इस तरह का कोई एशियन सॉइल पे ऐसा वर्ल्ड कंपटीशन जो है वो हो रहा है जो कि फीफा से जुड़ा हुआ है। और आपने याद रखना है, बाइजू ऐसा पहला एडुटेक प्लेटफॉर्म है जो कि फीफा के साथ जुड़ा है, और इंडिया का ऐसा पहली फर्म है जो फीफा के साथ जुड़ी है। बहुत ही बड़ी बात है, याद रखना आपने, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से याद रहेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। नेशनल डॉल्फिन डे जो है वो सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है, और ये आपने बताना है कि कौन से दिन को आज से, या आप कह सकते हो 2022 से जो है वो नेशनल डॉल्फिन डे के नाम से मनाया जाएगा। और ये मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो भूपेंद्र यादव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2022 से हम 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के नाम से मनाएंगे, और ये डिसाइड किया गया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की तरफ से। तो ये फर्स्ट एवर नेशनल डॉल्फिन डे जो है वो 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। और गंगैटिक डॉल्फिन जो है वो एक इंडिकेटर है अलग अलग तरह की प्रजातियों का, क्योंकि अगर आप सिर्फ गंगैटिक डॉल्फिन को देख लें कि उसकी कंडीशन क्या है, तो उसको देख के हम पूरे गंगा एरिया के इकोसिस्टम के बारे में बता सकते हैं, जो और भी कई प्रजातियां उसमें शामिल है उसके बारे में बता सकते हैं कि वो ठीक होंगी या उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। तो हम उसको देख के ही ये बता सकते हैं कि कैसे पानी का बहाव जो है वो हमने ठीक करना है, पानी की क्वालिटी ठीक है या नहीं है, ये देख के बता सकते हैं। और गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो केवल साफ पानी में रहती है, फ्रेश वाटर में ज़्यादा, जो कि आपको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मिलेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में जो है वो डिक्लेयर किया था गंगैटिक डॉल्फिन को। और साथ ही साथ IUCN जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर है, उसकी रेड लिस्ट के अंदर ये गंगैटिक डॉल्फिन को शामिल किया गया था और इसको इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऐसी स्टेट है जो नेशनल डॉल्फिन डे पहले से मना रही है, और वो स्टेट कौन सी है, बिहार। और वो कौन से दिन को मनाती है, 5 अक्टूबर को ही बिहार में नेशनल डॉल्फिन डे पहले से ही मनाया जा रहा है। तो ये एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें पहले से ही नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जा रहा है, तो बिहार है। लेकिन अब पूरे देश में मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वट इज द नेम ऑफ 19 सीटर, ये 19 है, 9 नहीं है, 19 सीटर एयरक्राफ्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो एक छोटा एयरक्राफ्ट जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से लॉन्च किया गया, जो कि आप कह सकते हो सरकार की एक एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, और इसका नाम है हिंदुस्तान 228, हिंदुस्तान 228 इसका नाम है। और ये छोटा सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यहाँ से लोगों को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये उड़ान स्कीम के तहत किया गया, उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें अलग अलग लोगों को या अलग अलग छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट किया जाएगा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ। तो आप देख सकते हो हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट जो है वो सेमी प्रिपेयर्ड,
या अनपेव्ड एयर स्ट्रिप्स पे भी जो है वो उतर सकता है, वहां से उड़ान भी भर सकता है। मतलब उसके लिए आपको परफेक्ट एयर स्ट्रिप होने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक अलग से रास्ता बनाने की जरूरत नहीं, आप इसको छोटे रास्ते पे भी जो है वो उतार सकते हो। ये एम्बुलेंस का काम कर सकता है, सामान को इधर उधर लेके जा सकता है, ऊपर से नीचे किसी चीज को फेंकना है वो भी फेंका जा सकता है। मतलब ये सारी चीजें इससे की जा सकती हैं। तो आप कह सकते हो इसको अलग अलग एक्टिविटीज में यूज किया जा सकता है, खास करके ट्रांसपोर्ट के लिए या लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सामान को। तो हिंदुस्तान 228 इसका नाम होगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। ये सारे के सारे लाइक HHT है, हॉक है, डॉर्नियर है, ये सारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हैं, लेकिन जो छोटा अभी तैयार किया गया वो हिंदुस्तान 228 है। अगला क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज? कौन सी एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की गई है वेस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से? और ये एक्सरसाइज है दोस्तों प्रस्थान। फिर से एक स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, नाम को याद रखेंगे, आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। ये वेस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से 23 मार्च को जो है वो की गई है और इसका नाम है प्रस्थान। ये ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का है, वहां पे ये की गई है, मुंबई के पास है ये। और ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब साल में 2 बार होती है और इसका मेन मकसद यही है कि हम ऑफशोर डिफेंस के लिए प्रिपेयर रह सकें। लाइक कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कल को कोई लोगों को बाहर निकालना है, कोई बम एक्सप्लोजन को हमने डीएक्टिवेट करना है, टेररिस्ट वहां पे घुस आए हैं उसको बाहर निकालना है, कोई सर्च एंड रेस्क्यू का कोई काम करना है, कोई जो तेल है वो लीक कर गया उसको हमने खत्म करना है। तो ये सारी चीजें रोकने के लिए हमें इस एक्सरसाइज की ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ी और ये वेस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से हर साल में 2 बार की जाती है और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? प्रस्थान। तो सिंपल याद रखेंगे, वेस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से एक एक्सरसाइज की गई है प्रस्थान और वो वेस्टर्न ऑफशोर डेवलपमेंटल एरिया में की गई है, मुंबई के पास ONGC की एक फैसिलिटी है, वहां पे इसको किया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया कौन सी स्टेट के साथ, ताकि वहां पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इकोसिस्टम बढ़ा सकें, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े और नई इंडस्ट्रीज को खोला जा सके। और ये स्टेट है मेघालय। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो इस MOU के तहत सिडबी और गवर्नमेंट ऑफ मेघालय दोनों इकट्ठे काम करेंगे ताकि जो MSMEs हैं वहां पे उनको सशक्त किया जा सके, उनको और बढ़ाया जा सके। तो सिडबी इसमें करेगा क्या? सिडबी जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाएगा ताकि MSMEs को बताया जा सके कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। MSME क्लस्टर जो है वो बनाए जाएंगे जहां पे MSMEs को और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। जो NGOs हैं या और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी कहा जाएगा कि आप MSMEs के साथ मिलकर जो है वो कैपेबिलिटीज को MSMEs की इंक्रीज करें। मतलब मेघालय में किसी ना किसी तरह से MSME सेक्टर को आगे बढ़ाना है। तो सिडबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो MSMEs को प्रमोट कर सकती है, उनको फाइनेंस देती है, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में की गई थी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर। और सिडबी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं शिवा सुब्रमण्यम स्वामी, शिवा सुब्रमण्यम रामनन, नॉट स्वामी, शिवा सुब्रमण्यम रामनन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर और आप यहां भी देख सकते हैं, सिडबी ज्वाइंस हैंड विद मेघालय गवर्नमेंट टू डेवलप MSME इकोसिस्टम। लेकिन आप मेघालय के बारे में भी देख लें। यहाँ पे मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं कोनार्ड संगमा जी, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक जी, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेशनल पार्क सिजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, सिजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहीं पे आपको नरपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, यहीं पे नौकरेक नेशनल पार्क मिल जाएगा, नौकरेक एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यहीं पे आपको बाल फाक्रम नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेघालय के अंदर आपको मिलेंगे। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान जो है वो बेचा जा सके? मतलब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप जाओगे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू तो आपको मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान जो है वो आप खरीद सकते हो और ये मिलेगा फोन पे। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप की है फोन पे के साथ ताकि जो फोन पे के कस्टमर्स हैं वो मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान को खरीद सकें। तो एक सिंपल है, कस्टमर जो फोन पे के हैं वो इस फाइनेंशियल कवरेज को खरीद सकते हैं अपनी फैमिली के लिए और सिर्फ प्रीमियम देना होगा 4426 रुपीज एनुअली। और ये टर्म प्लान जो है वो फोन पे की एप्लीकेशन के ऊपर खरीदा जा सकता है। जो आप कह सकते हो डिजिटल सेवी कस्टमर्स हैं जो डिजिटली ज़्यादातर चीज़ों को परचेज करते हैं उनके लिए प्लान जो है वो लॉन्च किया गया। सिंपल, याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार, मेरे ख्याल से आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IIE, इसका मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोस्तों कहाँ पे है? गुवाहाटी के अंदर है, असम के अंदर। इन्होंने एक टाई अप किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ ताकि जो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाया जा सके, ताकि लोकल लेवल पे जो आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक नेशनल रिसोर्च ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। किसके लिए? ये स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए, ताकि जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है हमारा उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके।
तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, ये आगे कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगा विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को, उनको मार्केट के साथ जोड़ेगा, ई प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है वो पैदा किए जा सके रूरल इंडिया में। और ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ही एक हिस्सा रहेगा। तो रूरल इंडिया में मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये इंस्टीट्यूट जो है वो सहयोग करेगा। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हु टुक ओथ एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए हमने इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं, अदरवाइज वन लाइनर में भी कवर कर सकते थे। लेकिन एक दो चीजें आप इसमें सीखोगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने अभी शपथ ली है, वो दोबारा से यूपी के चीफ मिनिस्टर जो है वो बन चुके हैं, और यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने ओथ दिलाई, और साथ में 52 और मिनिस्टर्स ने जो है वो ओथ ली, जिसमें कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। और आपने याद रखना है कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए, एक केशव प्रसाद मौर्य बनाए गए हैं, एक ब्रजेश पाठक बनाए गए हैं। आंसर क्या होगा इसका? बोथ ए एंड बी। तो दिनेश शर्मा मत लगा देना, दिनेश शर्मा को इस बार नहीं बनाया गया है, तो आंसर क्या होगा? ए एंड बी होगा। और याद रखना है कि बीजेपी के ऐसे पहले लीडर बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो 2 बार लगातार चीफ मिनिस्टर बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही कम बच्चों को ओरिजिनल नाम पता होगा। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है अजय सिंह बिष्ट। ये बहुत बार पहले पूछा गया था जब ये पहली बार बने थे, अब फिर से ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है, अजय सिंह बिष्ट। और ये 21st चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं स्टेट के, अगर हम रेपिटेशन को अलाउड ना करें, मतलब अगर हम योगी आदित्यनाथ जी का 2 बार टाइम पीरियड ना लें, ठीक है, अगर आप अखिलेश यादव जी का टाइम पीरियड 2 बार ना ऐड करें, तो ये 21st चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं इस स्टेट के। तो यहां पे बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स 2022 25 मार्च को मनाया गया। तो ये जो यूनाइटेड नेशन का हमारा स्टाफ होता है, जो कि ड्यूटी पे रहता है, पीस कीपिंग मिशन के अंदर रहता है, तो उनकी जान चली जाती है वहाँ पे, या वो जो वहाँ पे आप कह सकते हो कि गायब हो जाते हैं किसी तरह से, वो मिल नहीं पाते दोबारा से, तो उनको याद किया जाता है इस दिन। तो आप कह सकते हो जो खतरा वो महसूस करते हैं वहाँ पे, उसको लोगों को अवेयर करवाया जाता है कि इतना खतरनाक काम सिर्फ आपको बचाने के लिए किया जाता है। तो लोगों के लिए जस्टिस की डिमांड की जाती है। साथ में यूनाइटेड नेशन का जो स्टाफ है या पीस कीपर्स हैं जो अलग अलग मिशन में हैं, तो उनको जो है वो सम्मान देने के लिए इस दिन की शुरुआत जो है वो की गई थी। नेक्स्ट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने एडिशनल कैपेसिटी जो है वो ऐड की है रामागुंडम फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जो सोलर प्रोजेक्ट है हमारा, जो कि एक नेशनल पार्क के, रामागुंडम नेशनल पार्क के साथ ही बनाया गया है। तो रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, जो कि एक लोकेशन के ऊपर उपलब्ध है, मतलब इकट्ठा बना हुआ है सारा का सारा। और ये कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर। तो अभी इन्होंने 42.5 मेगावाट को स्टार्ट कर दिया। पहले फेज में इन्होंने 17.5 मेगावाट को कर दिया था, दूसरे फेज में 20 मेगावाट को कर दिया था, तो टोटल मिला के अब 80 मेगावाट जो है वहां पे हो गया। 100 मेगावाट जो है वो टोटल इसकी फुल कैपेसिटी है। बैंक ऑफ इंडिया ने 108 करोड़ रुपए जो है वो NARCL में जो है वो खरीदा, इन्वेस्ट किए, आप कह सकते हो। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो उसमें 108 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अब इनका शेयर जो है वो 9% तक चला जाएगा NARCL में। NARCL जो है वो एक बैड बैंक है, जो कि बैंक्स के जो बैड एसेट्स हैं उनको कन्वर्ट करेगा, मतलब बैड एसेट्स को आप कह सकते हो अच्छे एसेट्स में कन्वर्ट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बैन कर दिया 107 जो मिनिस्ट्री के जो आप कह सकते हो डिफेंस की चीज़ें हैं उसको इंपोर्ट करने से बैन कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन बहुत, तो ऑलरेडी हम बहुत से वेपन्स हमारे या हमारे बहुत से ऐसे आप कह सकते हो इक्विपमेंट्स हैं जो हम रशिया से लेते हैं। तो अब वॉर चल रही है तो हम कहाँ से लेंगे, तो इसीलिए इंडिजीनियस, मतलब इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार हों, इसलिए इसको बैन कर दिया। तो इससे आत्मनिर्भर भारत बनने में सहयोग मिलेगा। तो अटल इनोवेशन मिशन और जर्मन इंडो प्रोजेक्ट है एक, हर एंड नाउ, दोनों ने मिलके जो है वो इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मेन मकसद यही है कि जो औरतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के साथ अटैच किया जा सके, उनको एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प की जा सके, और जो जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उसको दूर किया जा सके, ताकि उनको गाइडेंस प्रोवाइड हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड हो, मेंटरशिप प्रोवाइड हो, जिससे वो अपने बिजनेस को इकट्ठा कर सकें। और साथ ही साथ वुमेन एंटरप्रेन्योर जो वो इंडिपेंडेंट बन सकें, अकेले उसको आगे बढ़ा सके, तो उस तरह का एनवायरनमेंट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में याद रखना है, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। मिशन डायरेक्टर हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव, लास्ट ईयर इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया। तो शहीद दिवस, जिसको मार्टियर्स डे भी कहा जाता है, 23 मार्च को, आप समझ गए होंगे नाम से ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की, जिनको फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को
लाहौर के अंदर सेंट्रल जेल में। और इसमें ऐसे नहीं कि इन तीनों को ही याद किया जाता है, और भी जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं जो देश के लिए लड़े हैं, जान दी हैं, उनको भी जो है वो यहाँ पे याद किया जाता है। और शहीद दिवस जो है वो जनरली नेहरू युवा केंद्र संस्थान की तरफ से मनाया जाता है। और इसका थीम इस साल का क्या रहा? ट्रिब्यूट टू रेवोल्यूशनरीज, ट्रिब्यूट टू रेवोल्यूशन, क्रांतिकारियों को हम ट्रिब्यूट करते हैं। और आपने याद रखना है 23 मार्च के साथ साथ हम 30 जनवरी को भी जो है वो मार्टियर्स डे, शहीदी दिवस मनाते हैं। वो गांधी जी को मारा गया था नथुराम गोडसे की तरफ से, इसलिए जो है वो 30 जनवरी को हम शहीद दिवस एक और भी मनाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 26 मार्च 2021 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि ऐसी कंट्री कौन सी है जिसने प्लास्टिक नोट सबसे पहले इशू किए थे, पॉलीमर बैंक नोट्स जो वो सबसे पहले इशू किए थे। और वो कंट्री है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में सबसे पहले प्लास्टिक कंट्री नोट्स जो है वो इशू किए थे। स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको इतना ही याद रखें जितना आपको स्लाइड में दिख रहा है। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है ऐसा पहला फर्स्ट नॉन बैंक ओन्ड एटीएम, जिसको व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है अगर बैंक नहीं इशू करते, तो वो कहां पे ओपन किया गया था? आपने मुझे जगह, स्टेट बता दो, जगह मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी है। स्टेट बता दे कौन सी स्टेट में इसको किया गया था स्टार्ट। और आपने वीडियो को लाइक करना है यार, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लें, हमेशा खुश रहें स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।